मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्री डिटेच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। चैप्टर 2 हो चुका है आपका, पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 में साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आज हम समरी जानेंगे। यानी समरी, पूरा हिस्ट्री नहीं, सिर्फ समरी जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में सबसे प्रमुख माना जाता है, मुख्य माना जाता है प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी माना जाता है ना, कुंजी माना जाता है। तो आइए चलते हैं। संविधान में कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए। आपको ही पता है संविधान में अभी से 7वीं 42वें संशोधन, बहुत सारे संशोधन हुए। तो संविधान के जितने भी बड़े परिवर्तन हुए, ठीक है, तो उनमें 42वां संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी 42वें संशोधन अधिनियम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण आपको बहुत सारे केसेसों में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में मिलेगा, सुनवाइयों में मिलेगा। जैसे पहला है आपका केशवानंद भारती मामला 1973, आर्टिकल 368 के तहत। इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है इसमें कि संविधान के मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी संविधान के मूल ढांचों में बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, है ना, फंडामेंटल में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस केस में यही बताया गया। 1973 एग्ज़ाम में पूछेगा कि मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि किस में नहीं दी गई है। यानी केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था, एग्ज़ाम में आता है कि कौन इन निम्नलिखित में से बताइए जिसमें संविधान के मूल ढांचे में बदलने की अनुमति नहीं दी गई है। कौन सा केस में? केशवानंद भारती बेरूबारी संघ, है ना, गोरखनाथ मामला, तो आपका केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट है आपका संविधान में कुल आपका 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। ये छोटे छोटे कुछ एग्जामों में जैसे एमटीएस में ये पूछ देता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। यानी मौलिक सिद्धांत सिर्फ विस्तृत ही नहीं, विस्तृत रूप से प्रशासनिक में विद्यमान है। यानी प्रशासन को मौलिक सिद्धांत के अनुसार ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका से संबंध है। यानी संघीय सरकार का मतलब क्या होता है? संघीय सरकार का मतलब होता है, सिद्धांत का मतलब होता है कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। यानी कि कार्यपालिका जो होते हैं विधायिका के प्रति क्या है? उत्तरदायित्व है, यानी उनको उत्तर देना होता है। अधिकांश हिस्सा ये आपका ये किससे लिया गया है? कार्यपालिका आपका, यानी कि संघीय सरकार किससे लिया गया? आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ये छोटे छोटे एग्जाम में कहीं पे ये पूछ देता है। इसका आपको एमसीक्यू भी आपके इसी चैनल पे आपको मिलेगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कारण डेली का जो एमसीक्यू जाता है इसका आप उसको देख सकें। अब है नम्यता और अनम्यता में क्या समन्वय है। यानी कि संविधान को नम्यता और अनम्यता, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान क्या नम्य है या अनम्य है। तो संविधान ना ही नम्य है और ना ही अनम्य है। नम्यता का मतलब होता है यानी कठोर, है ना, कठोर या अनम्य, यानी अनम्यता का मतलब होता है कठोर नहीं माना गया, यानी संविधान को कठोर नहीं माना गया। इसे विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। यह आपको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। लचीला, नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या होता है? लचीला, यानी कि ना ही संविधान हमारा कठोर है और ना ही क्या है आपका लचीला है। ये कहाँ से? 368 आर्टिकल 368 के तहत लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका संविधान में कहीं भी संघीय शब्द, ये हाल ही में आपका तमिलनाडु केसेस में देखा गया है। तमिलनाडु के सीएम ने संविधान यानी सेंट्रल को सेंट्रल यानी सेंट्रल ना करके संघ का बोध किया है, ठीक है, संघ का बोध किया है। यानी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, संघ का इस्तेमाल किया गया। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये आपको संघ का इस्तेमाल किस में मिलता है? यानी राज्यों का संघ,
है ना, एग्ज़ाम में आता है राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो राज्यों का संघ आपको अनुच्छेद 1 में है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आएगा राज्यों का निर्माण नहीं, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, तो राज्यों का संघ आपको अनुच्छेद 1 में लिखा गया। अब एकात्मक की भावना, है ना, एकात्मक की भावना यानी कि एकात्मक की भावना है हमारा संघ यानी केसी बरन है। ये एक एग्ज़ाम में भी आएगा कि इनमें से किसका आपका कथन है, ठीक है ना, किसका कथन है। तो केसी बेरे ने उनका कहना है कि संविधान जो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, एकात्मक की भावना का संघ है ना। केसी बेरे ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे केसी बेरे ने एक कहा है कि संविधान क्या है, एकात्मक की भावना का संघ है, ठीक है। तो इसको याद करने का मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बेरी, बे से होता है क्या, बेरी। तो बेरी क्या होता है, इंसान को जब भी किसी को जेल वगैरह होता है, काला पानी का सजा, तो बेरी पहना दिया जाता है। तो बेरी क्या होता है, बांध के रखता है। यानी एकात्मक का मतलब भी होता है, एकात्मक संघ का मतलब भी होता है कि पूरा मतलब कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि बांध के रखना, यानी केसी बेरे ने कहा है। फिर मॉरिस जोन्स ने क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि एग्ज़ाम में आएगा कि इनमें से किसका कथन है जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म का है। तो आपका देखिए मॉरिस जोन्स ने क्या किया है, संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म का है। याद करने का तरीका क्या है कि ज़्यादा अगर आप बार्गेनिंग कीजिएगा तो आपको मार पड़ेगा, यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, आपको मॉरिस जोन्स ने कहा। फिर नेक्स्ट देखिए किसने कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ऑस्टिन से भी बना सकते हैं। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी किसने कहा, आइवर जेनिंग व अन्य, यानी आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग का मतलब ये यानी कि देश हमारा क्या है, फ्रीडम है ना। आइवर जेनिंग का मतलब क्या होता है, यानी फेडरलिज्म विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, किसने कहा, आपका आइवर जेनिंग ने। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछ देता है कि ये किसने कहा, ये किसने कहा, आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग से, यानी संसदीय व्यवस्था का मतलब ही होता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या होता है, समन्वय स्थापित करना होता है, यानी कि समन्वय स्थापित करना होता है। नेक्स्ट है आपका आधारित है, यानी कि जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के बीच का विभाजन करता है, यानी जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका अध्यक्ष क्या करता है, पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या होता है, आपसी समन्वय बनाने का काम करते हैं और क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं कि शक्तियों का बंटवारा भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय प्रणाली को सरकार ने वेस्टमिंस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, यानी उत्तरदायी सरकार को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका मंत्रिमंडल सरकार कहते हैं। सरकार का काम ही है उत्तर देना, है ना, विपक्ष का उत्तर देना, जिसे प्रश्नकाल भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्रिमंडलीय क्या होता है, सरकार के प्रति उत्तरदायी होते, तो उत्तरदायी वाले कौन सा सत्र में आता है, तो आपका प्रश्नकाल सत्र में आता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय, जिस तरह से केंद्र में वो संविधान काम करता है उसी तरीके से राज्य में वो काम करता है। अब विशेषता मतलब क्या है, बहुमत दल की सत्ता, यानी जिसका बहुमत है वही सत्ता बनाता है, वही उसी को सीएम वगैरह बनते हैं। वास्तविक व नाम मात्र व कार्यपालिका की उपस्थिति, यानी भारतीय संविधान में क्या है, वास्तविक कार्यपालिका भी है और नामिक भी कार्यपालिका है। वास्तविक मतलब राष्ट्रपति और वास्तविक मतलब प्रधानमंत्री और नामिक मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। अब है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जितने भी विधायक बनते हैं उसे मंत्रिमंडल भी कैबिनेट का विस्तार होता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जो राज्य स्तर पे वो मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं और संघ क्षेत्र में प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी संसद क्या करता है कि संप्रभु बना कर रखता है, यानी संप्रभु शब्द कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और जबकि न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय से लिया, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। बस ये याद रखना है। संप्रभुता कहाँ से एग्जाम में आता है, संप्रभुता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका से लिया गया।
ठीक है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है, ठीक है ना। भारत के पास जो शक्तियां हैं उस वो कम है, ठीक है। और वो क्या होता है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा, देखिए अमेरिका का जो संविधान यानी अमेरिका शासन करता है विधि की नियत द्वारा, ठीक है ना, विधि की नियत द्वारा। और क्यों विधि की नियत द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट जो बोलता है उसके अनुसार शासन होता है, लेकिन हमारे यहाँ संघ के अनुसार यानी संविधान के अनुसार शासन होता है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, यानी जो विधि यानी जो संविधान बनाया गया है उसी के द्वारा आपका शासन होता है, जो आर्टिकल 21 में प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल 21। अब है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार भी मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में आपको बता दिया गया है। एक नेक्स्ट चैप्टर भी मैं बनाऊंगा इसका, फंडामेंटल राइट का, इसका 2 चैप्टर के बाद होगा, आपको ट्यूसडे को आपको ये मिल जाएगा। यानी समानता का अधिकार, ये यहाँ से बहुत कम से कम तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, एमटीएस, बीपीएससी, बैंक, रेलवे, ये सब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। इसके अंदर से 14 से 18 के बीच में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यानी फिर 19 से 22 के बीच में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको सब फंडामेंटल राइट में मैं खोल कर बताऊँगा। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32। तो ये मैं खुल के बताऊंगा, इस पर इतना ही पे कम से कम 6 लाइन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का क्लासेस चलेगा, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है कि कौन सा ये मामले में, जैसे जिस प्रकार आपने ऊपर पढ़ा केशवानंद भारती मामला, उसी प्रकार आपका ये मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है ना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को संतुलन बना के रखती है। यानी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में कि कौन सा मामले में, है ना, या बीपीएससी या फिर आपका पीसीएस के एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछता है, कौन से मामले में कि भारतीय मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व को संतुलन बनाए के रखने के लिए बोला गया, तो मिनर्वा मिल्स मामला, ठीक है, 1980 में। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार संविधान की नींव, मौलिक अधिकार यानी देखिए संविधान की नींव को क्या कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया। नीति निर्देशक तत्व में क्या कहता है, डीपीएसपी में जोड़कर यानी संतुलन बना के रखता है। ये डीपीएसपी आपका नया चैप्टर में चलेगा, आगे वाले ये नेक्स्ट वीडियो में आपका वही चलने वाला है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यानी कि मौलिक अधिकार के तहत, अब देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो देखिए कैसे। इसके तहत क्या कहा गया है, यानी मौलिक कर्तव्य में, देखिए मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है कि यानी मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। एग्जाम में पूछेगा कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, तो नहीं। यानी कि फंडामेंटल जो राइट होता है, यानी फंडामेंटल राइट यानी जो मौलिक कर्तव्य होता है, उसको संविधान में क्या किया गया है, उल्लेखित नहीं किया गया। लेकिन स्वर्णिम समिति में, यानी स्वर्णिम समिति एक सुप्रीम कोर्ट का एक केसेस है, स्वर्णिम समिति की सिफारिश पे इसको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया है, इसको संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा, यानी आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे, देखिए जो बड़े बड़े मामले होते हैं वो सब एग्जाम याद रखिएगा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ही होते हैं। आपको छोटे छोटे मामले आपका ज़्यादातर 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत होते हैं, तो याद रखिएगा। यानी स्वर्णिम समिति के तहत क्या किया, आपातकाल की स्थिति में आपका ये जोड़ा गया है, मौलिक आपका कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और कैसे जोड़ा, 2002 के 86वें संविधान संशोधन की ओर मौलिक कर्तव्य, यानी कौन सा संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन। अगर 2002 के बारे में पूछे था तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है, जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया है, 4 आपका यानी 4 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है ना। संविधान में 4 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें क्या 4 यानी संविधान के भाग 4A के भाग 1, है ना, मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। और ये 51 क के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। 4A के यानी भाग 4A का मतलब भाग होता है संविधान का, यानी भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद आर्टिकल पूछेगा तो 51
क बताइएगा, ठीक है ना। क्या क्या जोड़ा गया है वो देखिए संविधान में। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, है ना, अखंडता की रक्षा करें, मिश्रित संस्कृति को धरोहर के रूप में इसे क्या किया, आपस में भाईचारे के रूप में भावना को विकास करें। ये 4 जोड़ा गया। ये एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन, यहाँ से कम 5 से 10 आपको MCQ आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यानी कि संविधान को मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना, लेकिन स्वर्णिम समिति एक सिफारिश हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में, है ना, जोड़ा गया है। तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है ना। उसके बाद 2002 में जोड़ा गया। फिर जोड़ा गया तो कैसे जोड़ा गया, तो कहाँ पे जोड़ा गया, यानी संविधान के भाग 4A के भाग 1 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया ये सभी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए यहाँ से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो देखिए कैसे, मैं नीचे से बताता हूँ, ठीक है ना। जब भी अल्पसंख्यक समूह यानी अल्पसंख्यक को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, यानी अल्पसंख्यक समूह जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, फिर आपका जैन हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक उसी में आते हैं। तो वो लोग अपने समुदाय, अपने पसंद के, अपने मजहब के हिसाब से अपना विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में आता है, यानी आर्टिकल 30 में आता है। लेकिन जहाँ पे सरकार, ये देखिए आर्टिकल 28 क्या बोलता है, जहाँ पे सरकारी शब्द का अगर यूज हो गया तो वहाँ पे आप धर्म, जाति ये सब नहीं, सब धर्मनिरपेक्षता के अनुसार से आपका जो शासन चल रहा है 28 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 28 के अंतर्गत वो चलेगा। यानी किसी एक धर्म के अनुसार वो संस्थान नहीं चलेगा, आपको वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश सभी रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब उसमें पढ़ेंगे बराबर। अब है आर्टिकल 29। देखिए ये दोनों मैंने लिंक किया है 9 और 11, इसलिए ताकि वो कन्फ्यूज़न करता है। नागरिक किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है ना, संरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 में क्या कहता है, भाषा, जाति, लिंग के अनुसार अपने भाषा को क्या, अपने धर्म को, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, आर्टिकल 29 ये कहता है। और उसके बाद देखिए 26 क्या कहता है, 26 में क्या, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार है। यह संरक्षित रखने का अधिकार है, और यह है हर धार्मिक समूह को, यहाँ पे देखिए हर धार्मिक समूह को, ठीक है ना, हर धार्मिक समूह को संरक्षित रखने का अधिकार है। यानी हर जितनी भी धार्मिक समूह अथवा किसी भी हिस्से को, यानी धार्मिक समूह को, जैसे कि आपका ये है आपका धार्मिक लिपि, भाषा वगैरह वगैरह, उसकी संस्कृति। और आर्टिकल 26 में बोलता है क्या, कि उसका जो जगह ज़मीन है धार्मिक समुदाय का, जैसे मस्जिद का है ज़मीन, मंदिर का ज़मीन, उसको संरक्षित रखने का, प्रबंधन रखने का अधिकार है, आर्टिकल 26 में कहता है। और आर्टिकल आपका 27 में कहता है, किसी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार, है ना, नागरिक नहीं, व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब फॉरेन का भी वो हो सकता है, ठीक है ना, फॉरेन का भी हो सकता है, उसको अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी प्रकार का भी, यानी कर देने के लिए, यानी टैक्स देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, वो प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 27 में ये कहता है, ठीक है ना, ये याद रखिए। आर्टिकल 27 में क्या कहता है कि वो कर देने के लिए बाध्य आप उसको नहीं कर सकते हैं। फिर हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है, आर्टिकल 25 में कहता है। फिर आपका आर्टिकल 16 में क्या कहता है, 16 में, सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों को समान अवसर, यानी कि जितने भी 14 से क्या 18, तो वो 14 से 18 में क्या आता है, समानता का अधिकार आता है। तो हर चीज़ में धर्म, जाति, लिंग सभी को समान अधिकार मिलने का आपको क्या है, अधिकार है लोगों को, ठीक है ना। फिर एक ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए 42वें संविधान संशोधन को यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, एक मैं कुछ नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। एक यानी अनुच्छेद आर्टिकल 1 आपका राज्य के संघ के रूप में जोड़ने का अधिकार है, 1, 2। फिर आपका 2 है आपका नए राज्य का गठन करने का अधिकार है, 2। फिर और आपका 3 है आपका नाम वगैरह परिवर्तन करने का अधिकार है, राज्यों के नाम, सीमा वगैरह परिवर्तन, सिर्फ नाम वगैरह और कुछ सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। और आपका ये अनुच्छेद 5, 6 और 7 यानी 5, 6 आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 7 आपका
बताए मैंने, इसके पीछे ही बताया और अभी मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 7 शिक्षा से संबंधित है, यानी कि 18 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है, ठीक है। और आर्टिकल 9 क्या है आपका, भूमि सुधार से है, ठीक है। आर्टिकल 9 भूमि सुधार से है। आर्टिकल 10 और 11 आपका पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित है, और भी इसमें संबंधित है आपका दल बदल कानून से, ये भी सबसे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए 73वें 74वें संविधान संशोधन में क्या आता है, ये जो पंचायती राज होता है ना, 73वें 74वें पंचायती या नगर पालिका, तो ये त्रिस्तरीय आपका क्या करता है, संशोधन क्या है, त्रिस्तरीय प्रावधान करते, जैसे आपका ये नगर पालिका, नगर 3 स्तरीय स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका, पंचायत और आपका ये मुख्यमंत्री यानी विधायिका, यानी 3 त्रिस्तरीय संविधान 73 और 74 से, ये याद रखिएगा। 73 और 74 में क्या करता है, त्रिस्तरीय क्या करता है, बनाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा प्रिएम्बल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना का विशेषता, यानी कि संविधान को प्रस्तावना का मुख कहा गया है तो क्यों कहा गया, उसी के बारे में चैप्टर 4 में, है ना। कल आपको चैप्टर 4 मिलेगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तभी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तब जिससे कि जो कल का जो वीडियो डाला जाएगा उसका अपडेट आपको टाइम पे मिलेगा। चैप्टर 4 कल रहेगा आपका प्रस्तावना क्यों, यानी कि संविधान को ही क्यों कहा गया, यानी संविधान प्रस्तावना को ही संविधान का मूल भाग क्यों कहा गया, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ समरी रहेगा, जिससे कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आपको आ सके समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।